तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में। और इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है क्या। और उसके बाद हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बैकग्राउंड को, कि उससे पहले इंडिया के अंदर क्योंकि ये वॉर लड़ी गई थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो वहाँ पर चल क्या रहा था। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके कॉजेज़ कॉजेज़ क्या थे जिनकी वजह से ये वॉर लड़ी गई थी। और बाद में हम डिस्कस करेंगे रिजल्ट्स को, क्योंकि ये इंडियंस और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान ये वॉर लड़ी गई थी, तो इसका रिज़ल्ट जो था वो एक फेलियर था। तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट वर द कॉजेज़ ऑफ द फेलियर ऑफ द इंडियंस इन दिस वॉर, में कॉजेज़ क्या थे जिनकी वजह से वो फेल हुए थे। और उसके बाद हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे व्हेन द वॉर एंडेड, जब वॉर ख़त्म हो गई तो उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, क्या नताइज थे, इंडियंस को क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ा था और उनके लिए क्या नताइज अच्छे थे या बुरे थे। सो वी विल ऑल डिस्कस दैट इन द कॉन्सिक्वेंसेस। सो लेट्स स्टार्ट। और सबसे पहले हम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का इंट्रोडक्शन देते हैं। सो बेसिकली दिस वाज द वॉर विच वाज फॉट इन 1857, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो उनके दरमियान, और जो इंडियंस थे, इंडियंस में हिंदूज़, मुस्लिम्स और जो दूसरे थे वो भी शामिल थे, उनके दरमियान ये वॉर लड़ी गई थी। एंड दैट वॉर इज़ नोन एज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब बैकग्राउंड को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बैकग्राउंड को समझने के बगैर हमें सब कॉन्टिनेंट के जो हालात हैं वो समझ में नहीं आएंगे कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर चल क्या रहा था। अब सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि सब कॉन्टिनेंट है क्या, सब कॉन्टिनेंट कहाँ कैसे जाता है। तो आपको ये तो पता होगा कि हमारे जो दिस इज़ अ प्लेनेट अर्थ, और अर्थ पे जो है जो लार्ज लैंड मासेस हैं उनको कॉन्टिनेंट कहा जाता है। और सब कॉन्टिनेंट यानी हम कॉन्टिनेंट के छोटे से हिस्से को हम सब कॉन्टिनेंट यानी एक कॉन्टिनेंट से छोटा कॉन्टिनेंट यानी सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। अब ये सब कॉन्टिनेंट है क्या? आज हमारे पास साउथ एशिया के अंदर जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर हमारे पास जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, उनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और इसी तरह हमारे पास इंडिया शामिल है। सो बिफोर 1947 क्या था कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये जो तीनों कंट्रीज़ हैं ये एक साथ थी और वो इंडिया कहलाती थी। तो ये वहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी, बहुत सारी नेशंस रहते थे जिनका अलग अलग रिलीजन था। तो उसकी वजह से उसे एक कंट्री नहीं कहा जाता था, बल्कि ये कहने लगा गया दैट दिस इज़ सब कॉन्टिनेंट, यानी एक मुल्क नहीं है बल्कि एक छोटा सा कॉन्टिनेंट है जिसमें बहुत सारी नेशंस विद देयर ओन रिलीजन, विद देयर ओन लैंग्वेजेस, विद देयर ओन कल्चरल वैल्यूज़ वो वहाँ पर रहती हैं, और इसी वजह से इसे सब कॉन्टिनेंट कहा गया। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ इस्लाम को हम डिस्कस करते हैं। इंडिया एक रिच कल्चरल रिलीजन है, यहाँ पर कल्चर भी रिच है, रिलीजियस स्ट्रिक्टली लोग फॉलो करते हैं। सो इस्लाम जो है सब कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे पहले तो ट्रेड के थ्रू आया, कि जो अरब ट्रेडर्स थे, अरब ट्रेडर्स जो है वो इंडिया के अंदर आते थे, जो कोस्टल एरियाज़ थे वहाँ पर सबसे पहले इस्लाम का एवोल्यूशन हुआ। और कोस्टल एरियाज़ में मुसलमान थोड़े से आ गए, लेकिन बहुत से थोड़े। और बाद में लेकिन जो मुस्लिम रूल है सब कॉन्टिनेंट के अंदर वो स्टार्ट होता है 712 में, जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध को फ़तह करते हैं। और इसी तरह से सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है वो इस्लाम और तेज़ी से फैलना शुरू हो गया। और मुस्लिम रूलर जो सबसे पहले सब कॉन्टिनेंट के अंदर आए वो थे मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन मुस्लिम रूल का जो बाकायदा स्टार्ट हुआ वो मोहम्मद बिन कासिम आए थे, लेकिन वो ज़्यादा देर यहाँ पर रूल नहीं कर पाए। तो मुस्लिम रूल का जो बाकायदा स्टार्ट हुआ दैट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ स्लेव डायनेस्टी। जो स्लेव डायनेस्टी के उससे फाउंडेशन से मुस्लिम रूल का बाकायदा स्टार्ट हुआ सब कॉन्टिनेंट के अंदर। कुतुबुद्दीन ऐबक इन 1206 में उन्होंने स्लेव डायनेस्टी या दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी, और इसी तरह से जो कंसिस्टेंट यानी परमानेंट मुस्लिम रूल है सब कॉन्टिनेंट के अंदर आ गया। और उसके बाद इन 1526 बाबर जो हैं वो आ जाते हैं, और गोल्डन पीरियड ऑफ मुस्लिम रूल जो है, गोल्डन पीरियड ऑफ मुस्लिम रूल सब कॉन्टिनेंट के अंदर स्टार्ट होता है 1526 में, जब ज़हीरुद्दीन बाबर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में जो है वो आते हैं और वो जीतते हैं। और इसी तरह से मुस्लिम रूल जो है वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर आ तो पहले ही चुका था, लेकिन दिस इज़ नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ मुस्लिम रूल, जिसे हम मुग़ल एम्पायर भी कहते हैं, मुग़ल रूल भी कहते हैं। और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द स्टार्ट ऑफ 17th सेंचुरी सब कॉन्टिनेंट के अंदर आती है, तो उस वक्त मुग़ल रूलर्स थे, तो मुग़ल रूलर्स से वो परमिशन लेते हैं फॉर ट्रेड, और ट्रेड स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। एंड लेटर ऑन दे बिकेम द रूलर्स और द मास्टर ऑफ दिस लैंड, और वो बाद में हुकूमत करना शुरू कर देते हैं। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले तो ट्रेड करती है, लेकिन इन 1757
जो इंडियन बंगाल है 1757, जो इंडियन बंगाल है वहाँ से वो अपना रूल स्टार्ट करते हैं। इन द बैटल ऑफ प्लासी वो सिराजुद्दीन दौला को शिकस्त देते हैं और बंगाल के ऊपर वो सबसे पहले अपना रूल कायम करते हैं। और इसी तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पीरियड जो है इंडिया के अंदर स्टार्ट होता है, बाद में पूरा इंडिया उनकी जो है रूल के अंदर आ जाता है। सो दिस वाज अ शॉर्ट बैकग्राउंड, इसको समझना ज़रूरी था ताकि हमें पता चले कि क्या चल रहा था सब कॉन्टिनेंट। अब यहाँ तक ये बात क्लियर है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सब कॉन्टिनेंट के अंदर आती है तो उस वक्त मुगल रूल था सब कॉन्टिनेंट के अंदर, यानी इंडिया के अंदर मुगल रूल था। और उसके अलावा 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो पीरियड यहाँ पर स्टार्ट होता है, रूल का पीरियड स्टार्ट होता है। एंड देन दे रूल ओवर द एंटायर इंडिया लेटर ऑन। सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल डायरेक्टली नहीं करती, दे वर रूलिंग इनडायरेक्टली। किस तरह रूल करती थी वो इस तरह रूल करती थी कि देखें, एक रूलर जो थे, मुगल रूलर्स नाम के रूलर होते थे, यानी बादशाह मुगल होता था, कहलाता वो बादशाह था, वो एक फोर्ट के अंदर रहता था, लेकिन जो रूल करते थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करते थी। वो अपनी मर्ज़ी से जो पॉलिसीज़ लाना चाहते थे वो लाते थे। सो लेट्स स्टार्ट। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं कॉजेज़ को। तो कॉजेज़ क्या थे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश के दरमियान, ब्रिटिश और इंडियंस के दरमियान लड़ी गई थी। तो उसके कॉजेज़ क्या थे? तो इन कॉजेज़ को हम अगर कैटेगराइज करते हैं तो एक इकोनॉमिक कॉजेज़ आ जाते हैं, माशी तरह के कॉजेज़ आ जाते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल कॉजेज़ को हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल कॉजेज़ क्या थे, और उसके अलावा रिलीजियस कॉजेज़ थे, उनको हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ये जो वॉर इरप्ट होती है उसका इमीडिएट कॉज क्या था जिसकी वजह से ये एकदम वॉर इरप्ट हो गई। सो लेट्स स्टार्ट। और सबसे पहले हम इकोनॉमिक कॉजेज़ को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो दे बिकेम रूलर्स ऑफ दिस लैंड। और क्योंकि वो एक कंपनी थी, दे केम हेयर फॉर द बेनिफिट, वो कमाने के लिए आए थे। दे वर नॉट हेयर टू सर्व दिस लैंड, वो इस कंट्री को सर्व करने नहीं आए थे, बल्कि वो अपने प्रॉफिट्स के लिए यहाँ पर आए थे। तो जब एक कंपनी रूल करती है सो व्हाट दे सी कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा ढूंढते हैं। और इसी तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी सीवियर इकोनॉमिक हार्डशिप्स फॉर द लोकल इनहेबिटेंट्स, उन्होंने जो लोकल लोग यहाँ पर रहते थे उनके लिए बहुत सख्त मुश्किलात पैदा कर दी। तो कैसे मुश्किलात पैदा कर दी? तो हम देखते हैं ऑल द की पोस्ट वर रिजर्व फॉर इंग्लिश। जितनी भी की पोस्ट थी, जैसे उनका रूल स्टार्ट होता है तो उन्होंने क्या किया, जो जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्ट थी वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो लगाते थे, और वो अंग्रेज़ ही उस बड़ी पोस्ट पे होते थे। इंडियंस को उन्होंने बड़ी पोस्ट पे नहीं रखा। तो इससे क्या हुआ कि एक एम्प्लॉयमेंट जो थी, जितने कोर्ट्स होती थी मुगल कोर्ट्स में, उसमें जो बड़े नोबल्स होते थे उनके लिए इकोनॉमिक हार्डशिप्स पैदा हो गई, उनके लिए आसान नहीं था कि वो इन चीज़ों को फेस कर सकें। उसके बाद द वेल्थ ऑफ इंडिया बिगिन टू बी ट्रांसफर्ड। अब ये क्या है? जैसे मैंने पहले भी कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो मुनाफा कमाने के लिए यहाँ पर आई थी। दे वर नॉट हेयर टू सर्व दिस लैंड, वो लोगों को सर्व करने नहीं आए थे। सो वेन एवर एनी ऑफिसर रिटायर्ड, जब कोई ऑफिसर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रिटायर होता था तो वो क्या करते थे कि वो बिल्कुल जो अपनी पूरी कमाई, जो पूरी मिल्कियत होती थी वो ट्रांसफ़र कर लेते थे इंग्लैंड में। और रूलर्स वो थे तो जितना भी बेनिफिट होता था, जितनी भी इकोनॉमिक जो फ़ायदे होते थे, वो सारी जो वेल्थ थी वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई कहाँ? ब्रिटेन में वो ट्रांसफ़र कर देते थे। और दे वर द रूलर्स, तो वो अपनी मर्ज़ी से टैक्सेस लगाते थे, अपनी मर्ज़ी से इंडस्ट्रीज चलाते थे, अपनी मर्ज़ी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। और इसी वजह से जो इंडिया की वेल्थ थी ना वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई ब्रिटेन के अंदर, वो इंग्लैंड में ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई। और उसके अलावा बाद में उन्होंने क्या किया, डेलीबरेटली डिस्ट्रॉय द नेटिव इंडस्ट्रीज़। यहाँ पर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी उन सब को डेलीबरेटली डिस्ट्रॉय कर दिया। अब कैसे डिस्ट्रॉय किया? यहाँ इंडिया का जो सिल्क है, सिल्क का जो कपड़ा है, दैट वाज रियली फेमस। यहाँ की जो कपड़े की मार्केट होती थी दैट वाज रियली फेमस। अब सिल्क की जो डिमांड थी वो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा थी। सो फर्स्टली जब पहले क्या होता था कि जो ब्रिटेन थे वो अपना सिल्क जो है वो यूरोप में से ही इंपोर्ट करते थे इंग्लैंड के अंदर। लेकिन बाद में जो यहाँ का जो सिल्क था वो एक बेहतरीन क्वालिटी का सिल्क था जो इंडिया के अंदर मौजूद था, और उस सिल्क को जो है वो अपनी मर्ज़ी से यूज़ करने लगे। वहाँ पर उन्होंने यूरोप से इंपोर्ट करना बंद कर दिया और यहाँ से खुद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खुद इंपोर्ट करती थी। यानी हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी मोनोपोली कायम कर दी ट्रेड के ऊपर, यानी कोई कंपटीशन वाला ना हो। अगर दूसरा कोई कंपटीशन वाला होगा तो फिर उन्हें नुकसान हो सकता है। इसीलिए उन्होंने जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ थी, दूसरे जो लोकल इंडस्ट्रीज़ थी, उनके ऊपर जो है मुश्किलात उनके लिए कायम कर दी और उनको तबाह कर दिया।
और उसके अलावा इम्पोज हैवी टैक्सेस भी इम्पोज किए लोगों पर, जो लोकल ट्रेडर्स थे, जो लोकल पीपल थे, उन पर उन्होंने बहुत सारे हैवी टैक्सेस इम्पोज कर दिए, जिसकी वजह से जो है बहुत सारी इकोनॉमिक हार्डशिप्स पैदा हो गई जो लोकल पीपल थे उनके लिए। और उसके अलावा रिड्यूस क्लॉथ एक्सपोर्ट, जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ का जो क्लॉथ एक्सपोर्ट था, क्लॉथ और स्पाइस, ये दो चीज़ें इंडिया की बहुत फेमस थी, और उसकी वजह से जो है उससे फ़ायदा उठाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी कि उन्होंने जो एक्सपोर्ट था क्लॉथ का इंडिया से वो कम कर दिया। यानी एक्सपोर्ट वो अपनी मर्ज़ी से करते, लेकिन वो यहाँ पर पे भी नहीं करते थे। अगर फॉर इंस्टेंस अगर वो सिल्क इंडिया से लेकर जाते, उनकी मोनोपोली है, वो अपनी मर्ज़ी से लेके जा रहे हैं, और अपनी मर्ज़ी से जब वो सिल्क लेके जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो वेल्थ जो है वो इस कंट्री के अंदर वापस आए। तो हम ये एग्जांपल देखते हैं। तो इन 1793 जो ट्रेड का जो एक्सपोर्ट हुआ था, उसकी जो टोटल इनकम आई थी एक्सपोर्ट से, जो वो थी 36,45,745 पाउंड्स। यानी इतनी एक्सपोर्ट्स हुई थी 1793 में। और जब 1849 को हम देखते हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल पूरे तरीके से कब्जा कर लेती है हिंदुस्तान के ऊपर, तो सिर्फ 36,151 पाउंड्स की जो है वो एक्सपोर्ट्स होती हैं। सो दिस इज़ हाउ दे एक्सप्लॉइटेड द इकोनॉमी, दिस इज़ हाउ दे दे डिप्लोर द कंडीशंस ऑफ द इंडियंस। इन्होंने तबाह कर दिया जो है वो इंडियंस को। दिस वाज द वन ऑफ द मेन रीजंस थी कि इकोनॉमिक जो कॉजेज थे, जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन थी, वो ये थी कि जिसकी वजह से दिस बिकेम अ कॉज ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। के बाद में इतनी मुश्किलात देख देख के लोगों के अंदर एक बगावत की आग जो है वो पैदा होती है, एंड दिस बिकेम वन ऑफ द रीजंस ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। नाउ लेट्स डिस्कस द रिलीजियस कॉजेज़, कि रिलीजियस कॉजेज़ क्या थे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के। इंडिया के अंदर जो भी लोग रहते थे, वेदर दे आर मुस्लिम्स और हिंदूज़, दे स्ट्रिक्टली फॉलो द रिलीजन्स, वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं अपनी रिलीजन को, उस पर कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करते। सो व्हेन ब्रिटेन केम इन इंडिया, व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड प्रोपेगेटिंग क्रिश्चियनिटी। उन्होंने क्रिश्चियनिटी को फैलाना शुरू कर दिया। अब फैलाने का भी एक तरीका होता है, लेकिन दे फोर्सफुली इवन ट्राइड टू to propagate Christianity, और this was disliked by the people of the India। ये जो people of India थे उनको पसंद नहीं था, because they could not compromise on their religious values। वो अपने religious values के ऊपर बिल्कुल भी compromise नहीं कर सकते थे। तो प्रोपेगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी थी जो वो स्टार्ट हो गई यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट के अंदर, उन्होंने फैलाना शुरू कर दिया। दे इवन सेड दैट द पर्पस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ये था कि जो है पूरा इंडिया है वो उसको भी क्रिश्चियन किया जाए। और उसके अलावा ना कि सिर्फ उन्होंने क्रिश्चियनिटी को प्रोपेगेट किया, इवन दे कंडेम्ड एंड क्रिटिसाइज्ड अदर रिलीजन्स। यानी जो दूसरे रिलीजन्स थे उनको उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि दिस रिलीजन इज़ बैड और दिस थिंग इज़ बैड। यानी उन्होंने उन रिलीजन्स के बारे में बुरी बातें कहना शुरू कर दी थी। दे स्टार्टेड कंडेमिंग द रिलीजन्स। तो दिस वाज आल्सो द पीपल ऑफ इंडिया वर नॉट ओके विद इट। और उसके बाद एक डॉक्टर फेंडर जो है वो आते हैं इंडिया के अंदर। डॉक्टर फेंडर जैसे ही इंडिया के अंदर 1854 में आते हैं, इन 1854, सो ही रोट अ बुक दैट वाज नोन एज मीज़ानुल हक। और उस बुक के अंदर उन्होंने मुसलमानों को बहुत ही बुरा भला कहा, एंड स्पेशली इस्लाम को। दे कंसिडर्ड मुस्लिम्स बारबेरिक, अनसिविलाइज्ड। और इसी तरह से बिकॉज मुस्लिम्स वर द रूलर्स ऑफ द लैंड, तो मुसलमानों के लिए इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करना नामुमकिन था। तो दिस वॉज आल्सो वन ऑफ द रीजन्स। उन्होंने एक बुक लिखी मीज़ानुल हक, और उसमें उन्होंने जो है वो इस्लाम के बारे में बहुत सी बुरी बातें कहीं, इस्लाम को क्रिटिसाइज़ किया। सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस। और फोर्स्ड कन्वर्जेंस थी, जैसे मैंने कहा कि प्रोपेगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी थी, लेकिन फोर्स्ड कन्वर्जेंस थी। देयर वाज अ फेमाइन इन 1839 में एक फेमाइन थी। तो एक ऑर्फनेज के अंदर जहाँ पर छोटे बच्चे थे, दे फोर्सफुली ये किया कि उन्होंने जो बच्चे थे उनको कन्वर्ट किया क्रिश्चियनिटी के अंदर। सो दे वर नॉट ट्राइंग टू प्रोपेगेट क्रिश्चियनिटी in a proper way, but they were trying to force the people to convert to Christianity। और उसके अलावा यूज़ ऑफ फोर्स ये इस तरह भी करते थे कि जो मिशनरीज़ होती थी, जो तबलीगी जमातें होती थी क्रिश्चियनिटी की, उनके साथ पुलिस भी होती थी। सो दे यूज टू स्टॉप द पीपल और उनको प्रोपेगेट करना शुरू कर देते। सो दिस वाज दिस वॉज रियली सैड फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, और उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सो दीज वर द रिलीजियस कॉजेज जिनकी वजह से बाद में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लगती है। तो दीज वर द रिलीजियस कॉजेज। सो नाउ लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी द पॉलिटिकल कॉजेज। जैसे मैंने कहा कि मुग़ल एम्पायर जो था वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर था। दिस वॉज द गोल्डन पीरियड फॉर द मुस्लिम्स के लिए एक गोल्डन पीरियड था ये।
और मुग़ल एम्पायर फॉल होता है, यानी वो होता तो है, बादशाह तो इंडिया के अंदर मुग़ल्स होते थे, लेकिन रूल कौन कर रहा था? रूल कर रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड दिस वाज हाईली डिसरेस्पेक्टफुल फॉर द मुस्लिम्स, और मुस्लिम्स जो थे उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द किंग्स, बादशाह जो थे वो अयाशी में अपनी ज़िंदगी गुजारते थे जो, लेकिन जो लोकल मुस्लिम्स थे, इवन लोकल हिंदूज जो थे, उनको पसंद नहीं था द फॉरेनर्स आर कमिंग एंड रूलिंग ओवर देम। सो दिस वाज नॉट गुड फॉर द इंडियंस, और ये इसको पसंद करना नहीं करते थे, बिकॉज जो थे कि उन्होंने अपना रूल जो है वो खो दिया है। सो फॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर हुआ, मुग़ल एम्पायर का फॉल आ जाता है। रूलर्स तो अभी भी मौजूद थे, लेकिन वो फोर्ट के अंदर होते थे, वहाँ पर अयाशी करते थे, लेकिन उनकी पॉलिसीज़ कुछ भी नहीं होती थी, वो सिर्फ फरमान जारी करते थे। लेकिन वो फरमान किसके कहने पर जारी किया जाता था? वो फरमान भी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कहने पर जारी किया जाता था। और वेल ऑर्गेनाइज कैंपेन टू मलाइन हिस्ट्री, कल्चर एंड रिलीजन, जैसे मैंने पहले भी कहा, अटेम्प्ट्स की गई कि जो इंडियन कल्चर है उसको अनसिविलाइज्ड कहा गया, उसको ये कहा गया कि ये जाहिल लोग हैं, इनको कुछ भी नहीं पता। उनकी रिलीजन्स के बारे में गलत सी बातें की गई, ना सिर्फ मुस्लिम्स बल्कि हिंदूज़ के बारे में भी गलत बातें की गई। एंड दिस वाज नॉट द पीपल ऑफ इंडिया कैन नॉट टॉलरेट दैट, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। और उसके बाद पोर्ट्रेट द मुस्लिम बारबेरिक, ब्रूटर, वाइल्ड, अनकल्चर्ड एंड अनसिविलाइज्ड। जैसे मैंने पहले भी कहा, डॉक्टर फेंडर ने एक बुक लिखी थी 1852 में, और उसमें उन्होंने मुसलमानों को बारबेरिक, ब्रूटल, वाइल्ड, अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड कहना शुरू कर दिया। इसी तरह हमारे यहाँ भी इस तरह होता है कि जो पार्टी जो है वो रूल करने आती है, यानी जिसका रूल होता है, वो क्या कहती है, जो अपोजिशन होती है उसको घटिया तरीन कहना शुरू कर देती है। सो दिस वाज द केस हियर, क्योंकि मुसलमानों से उन्होंने हुकूमत छीनी थी, तो दे वांटेड टू मलाइन द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स स्पेशली, कि वो मुसलमानों की जो तारीख थी उसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहते थे। और हिंदूज़ को उन्होंने दे डिपेक्टेड हिंदूज़ एज इनोसेंट एंड ऑप्रेस्ड, यानी वो हिंदुओं से हमदर्दी करना चाह रहे थे, उनको बेसिकली हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़वाना चाह रहे थे, क्योंकि अगर यूनिटी होती तो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू रूल ओवर इंडिया। और मुसलमानों जो थे अपनी प्रेस्टीज थी वो खो दी थी, मुस्लिम्स लॉस्ट देयर प्रेस्टीज, क्योंकि मुग़ल एम्पायर जो था वो ख़त्म हो चुका था, और मुस्लिम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, और उनका रूल ख़त्म हो चुका था, और पॉलिटिकली दे वर बीइंग टारगेटेड, रिलीजियसली दे वर बीइंग टारगेटेड। सो मुस्लिम्स स्पेशली लॉस्ट देयर प्रेस्टीज, क्योंकि मुसलमान जो थे उन्होंने अपनी जो है वो इज़्ज़त और आबरू थी वो खो दी थी। इवन लॉर्ड डलहाउसी जो एक गवर्नर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने कहा ही शुड डिक्री दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर हिज ईयर्स वुड हैव टू वेकेट द रेड फोर्ट। उन्होंने ये भी कह दिया कि जो बहादुर शाह जफर विच वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मुग़ल एम्पायर, वो उनकी डेथ के बाद जो रेड फोर्ट है, जो दिल्ली के अंदर दिल्ली फोर्ट भी कहा जाता है उसे, ये जो रेड फोर्ट है जो मुगल्स हैं उनको खाली करना पड़ेगा। अब ये जो ऑर्डर्स थे लॉर्ड डलहाउसी के, अब इससे क्या होता है कि मुग़ल रूलर्स जो थे उनको ये लगता था कि जो किंग्स थे कि हम पूरी ज़िंदगी अयाशी करेंगे, और हमारे जो वारिस आएंगे वो भी पूरी ज़िंदगी अयाशी करेंगे, क्योंकि आम लोगों को तो उनकी फ़िक्र होती नहीं थी। तो लेकिन जब ये लॉर्ड डलहाउसी ने ये कह दिया कि आपको वेकेट करना पड़ेगा आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर, सो दे स्टार्टेड थिंकिंग कि अब जो हमारे ईयर्स हैं, जो हमारे वारिस होंगे, उनको भी कुछ हासिल नहीं होगा। सो दिस वाज रियली हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द मुस्लिम्स स्पेशली। अब हमने इकोनॉमिक कॉजेज़, रिलीजियस कॉजेज़ और पॉलिटिकल कॉजेज़ को डिस्कस कर लिया, लेकिन एक और कॉज था, दैट वाज वन ऑफ द मेन कॉजेज़ ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और वो था कि जो एनेक्स करते थे इंडिपेंडेंट स्टेट्स। बिफोर 1947 की अगर हम बात करें, देयर वर ऑलमोस्ट 564 प्रिंसली स्टेट्स, और इन प्रिंसली स्टेट्स में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले क्या करती थी कि उनके ऊपर अपना कब्ज़ा नहीं करती थी, वो रूलर वही होता था जो उसका ओरिजिनल रूलर है, लेकिन वो क्या करते थे कि इनडायरेक्टली वो रूल करते थे कि रूलर वही होगा, नाम का रूलर वही है, लेकिन जो ऑर्डर्स होंगे वो किसके होंगे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड एनेक्सिंग, उन्होंने उन रूलर्स को हटाना शुरू कर दिया और जो टेरिटरीज थी उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया, एंड दे स्टार्टेड सेइंग दैट दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, लॉर्ड डलहाउसी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स दी। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स क्या कहती है? डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स ये कहती है कि फॉर इंस्टेंस पहले जो रूलर्स होते थे, अगर कोई रूलर मर जाता था, फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें बाबर की, बाबर एक पहले मुग़ल रूलर थे इंडिया के अंदर, उसकी डेथ के बाद हुमायूं जो है वो रूलर बन जाता है।
तो अगर बाप मर जाता है तो उसका बेटा रूलर बनता है, अगर बेटा नहीं होता तो कोई भाई या फिर कोई और जो वारिस होता है वो रूलर बन जाता है। लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स ने क्या किया कि डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स का ये कहना था कि इफ़ एनी रूलर डाइज, अगर कोई रूलर मर जाता है और उसका कोई वारिस यानी उसका कोई ईयर नहीं है, उसका कोई पीछे वारिस नहीं है, कोई एडॉप्टेड सन वगैरह नहीं चलेगा, अगर उसका बेटा नहीं है, तो फिर वो जो स्टेट है दैट विल बी एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसको जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब्जा कर लेगी। दिस वाज द डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स के बाद क्या हो जाता है, जो काफ़ी स्टेट्स हैं 564 1947 में थी, हो सकता है इससे पहले ज़्यादा हों, तो बाकी जो स्टेट्स हैं उनके अंदर काफ़ी ऐसी स्टेट थी जिनके एडॉप्टेड सन्स थे। तो अब उनके लिए ये प्रॉब्लम हो गई कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड एनेक्सिंग द टेरिटरीज ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अब लॉर्ड डलहाउजी क्या कहते हैं इट वाज द ड्यूटी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अवेल इटसेल्फ ऑफ एवरी फेयर एंड अनफेयर अपॉर्चुनिटी विच वुड इंक्रीज इट्स वेल्थ और डोमिनेशन, कि हमें फेयर या अनफेयर अपॉर्चुनिटी कोई भी हो, अगर वो हमारी जो है प्रॉपर्टी यानी वेल्थ को बढ़ाती हैं, किसकी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, या फिर हमारी डोमिनेंस को ज़्यादा बढ़ाती हैं, हमें ज़्यादा ताकत देती हैं, सो वी विल अवेल दैट अपॉर्चुनिटी। तो अब आपको इनके मकासद समझ में आना शुरू हो गए होंगे कि बेसिकली दे वर हेयर फॉर द बेनिफिट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कमाने आए थे, तो उस कमाने की वजह से वो फेयर या अनफेयर अपॉर्चुनिटी को नहीं देखते थे, एंड दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द इंडिया। और इसकी वजह से डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स जो थी दैट वाज वन ऑफ द मेन कॉजेज एज वेल फॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी उसमें मिलिट्री रिवोल्ट से ये वॉर स्टार्ट होती है। तो मिलिट्री रिवोल्ट से ये वॉर इस तरह स्टार्ट होती है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब ट्रेड की वजह से इंडिया में आती है, तो वो अपने कुछ सोल्जर्स जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो ब्रिटेन से लाते हैं फॉर देयर सिक्योरिटी पर्पस। लेकिन उसके बाद व्हेन दे स्टार्टेड रूलिंग दी इंडिया, सो लेटर ऑन उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड बिल्डिंग देयर ओन आर्मी, और उस आर्मी में वो इंडियंस को भी रिक्रूट करते थे, और इंडियंस को रिक्रूट करने के बाद दे स्टार्टेड इनह्यूमन एंड अनजस्ट ट्रीटमेंट विद द इंडियन सोल्जर्स। जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके साथ बहुत ही गलत रवैया, इनह्यूमन था, वो उन्होंने इख्तियार करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो सोल्जर्स थे वो डिसलाइक करते थे इसको। और जो उनके साथ ना सिर्फ इनजस्ट ट्रीटमेंट नहीं थी जो सोल्जर्स थे, बल्कि जब वो वापस अपने घरों में जाते थे, दे स्टार्टेड सीइंग कि जो उनके घर वाले या उनकी फैमिलीज़ या जो बाहर लोकल पीपल हैं उनके साथ भी बहुत ही बुरा सलूक होता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। इकोनॉमिकली उन्होंने एक्सप्लॉइट कर दिया था, पॉलिटिकली वो गिरे हुए थे, सो दिस वॉज नॉट टॉलरेबल फॉर दी सोल्जर्स, वो इसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे। इंजरिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द सोल्जर्स। अब जो रिलीजियसली भी उनको टारगेट किया जाता है, जो सोल्जर्स थे उनको रिलीजियसली किस तरह टारगेट किया जाता है। इन 1806 सर जॉर्ज बार्लो ऑर्डर नॉट टू यूज़ तिलक। अब एक तिलक एक कपड़ा होता है जो हिंदूज जो है वो अपने सर पे पहनते हैं। तो अब क्या होता है कि 1806 में उन्होंने कह दिया कि जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो कैंटोनमेंट के अंदर ये जो तिलक है इसको नहीं पहनेंगे। सो एज आई सेड कि जो इंडियंस होते थे दे स्ट्रिक्टली फॉलोड द रिलीजन्स, दे स्ट्रिक्टली बिलीव्ड इन देयर रिलीजन्स, सो इट वाज नॉट टॉलरेबल फॉर देम कि वो इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं उनको बर्दाश्त कर पाएँ। उसके अलावा ये भी था कि जो प्रोपेगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी थी, तो जो इंडियन सोल्जर्स होते थे उनको रोका जाता था फोर्सफुली। जब कोई वॉर नहीं होती थी, सो दे used to deliver speeches in front of the Indian soldiers and propagate Christianity। उनको forcefully बिठाया जाता था और क्रिश्चियनिटी को propagate किया जाता था, and this was not also tolerable for the Indians। और उसके अलावा इकोनॉमिकली तो एक्सप्लॉइट तो किया जा रहा था जो पब्लिक थी लोकल, लेकिन सोल्जर्स के साथ क्या होता था, एक इंडियन सोल्जर्स की सैलरी होती थी 7 रुपये और एक ब्रिटिश सोल्जर की सैलरी होती थी 27 रुपीज़। तो सैलरी में भी बहुत डिफरेंस था। आप एक तो इनह्यूमन अनजस्ट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप रिलीजियसली आप उसको टॉर्चर कर रहे हैं, रिलीजियसली एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, उसके बाद आप उनके घर वालों के साथ इस तरह हो रही है पब्लिक के साथ, और उसके बाद आप इकोनॉमी में भी जो फाइनेंशियली है आप इतना बड़ा डिफरेंस रख रहे हैं। सो दिस वाज एब्सोल्युटली डिज़ास्ट्रस कि ये एक मिलिट्री के अंदर जो रिवोल्ट हुई वो भी एक बहुत सारे रीजंस थे जिनकी वजह से ये रिवोल्ट हुई। और उसके अलावा प्रमोशन भी नहीं दिया जाता था। जो ब्रिटिश सोल्जर्स होते थे अगर वो कितने भी ब्रेव होते थे, कितने भी बहादुर होते थे, कितने भी एबल होते थे, कैपेबल थे, कोई भी क्वालिटीज़ हो उनके अंदर, लेकिन उनको प्रमोशन नहीं मिलता था, वो सिपाही होते थे, उससे आगे उनको बढ़ाया नहीं जाता। सो दीज वर द कॉजेज ऑफ द मिलिट्री रिवोल्ट। अब आगे हम देखते हैं कि इमीडिएट कॉज क्या था जिसकी वजह से ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो इरप्ट होती है। सो इन 1852 क्या होता है
कि एक राइफ़ल बनती है, दैट इज़ नॉन इनफील्ड राइफ़ल, और वो राइफ़ल जो है वो किस तरह यूज़ होती है, उसके अंदर ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस जो हैं वो यूज़ होते हैं। अब वो कार्ट्रिजेस क्या हैं, वो यूज़ होते हैं और उन कार्ट्रिजेस को मुंह से खोला जाता था, और ये एक रूमर फैल गया कि ये जो कार्ट्रिजेस हैं इनको बनाया गया है जो पिग एंड काव की जो फेट है, चर्बी से बनाया गया है। पिग एंड काव की जो चर्बी है उससे इन कार्ट्रिजेस को बनाया गया। अब आपको पता ही होगा पिग जो है वो हराम है मुसलमानों के लिए, एंड काव इज़ वो उनके लिए ज़्यादा वैल्यू रखती है हिंदूज़ के लिए। तो दिस वाज नॉट टॉलरेबल टू द इंडियंस के हम इस तरह के ग्रीस जो शेल्स हैं उनको मुंह से खोल नहीं सकते थे। इवन दो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्लेम्ड दैट दैट इज़ नॉट ट्रू, कि ये जो कार्ट्रिजेस हैं ये इन शेल्स से जो है वो फेट से नहीं बनाए गए। स्टिल हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स जो है दे डिनाइड टू यूज़ दीज कार्ट्रिजेस। और उसके बाद क्या होता है कि 1856 में जब ऑर्डर्स दिए जाते हैं इन कार्ट्रिजेस को यूज़ करने के लिए, तो जो सोल्जर्स होते हैं दे डिनाई कि हम यूज़ नहीं करेंगे। तो कुछ सोल्जर्स को है प्रिजन किया जाता है और फांसी भी दी जाती है, जिसकी वजह से जो है ये वॉर इरप्ट होती है। और सबसे पहले मीरठ के अंदर, मीरठ जो कैंटोनमेंट था उसके अंदर ये वॉर इरप्ट होती है। और इन द लेट नाइट, रात को देर में जो है इंडियन सोल्जर्स दे वेक अप एंड स्टार्टेड फायरिंग ऑन दी ब्रिटेन ऑफिसर्स, और उनको मारना शुरू कर देते हैं। एंड दिस इज़ हाउ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टार्ट्स। अब ये जो वॉर थी ये स्टार्ट होती है, और उसके बाद ये मीरठ से सीधा जाते हैं दिल्ली। ऑन 11 मई 1857 जो सोल्जर्स होते हैं वो अराइव करते हैं दिल्ली में, और वो बहादुर शाह जफ़र जो लास्ट रूलर था उसको कहते हैं यू आर अ लीडर, आप हमारे लीडर हैं, हम आपके पीछे हैं और आप जो है हमें लीड करें। और इस तरह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट होती है। व्हाट हैपेंस इन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के वो जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट पीपल जो हैं वो रिवोल्ट करते हैं अगेंस्ट ब्रिटेन, यानी ब्रिटिश को है मारना स्टार्ट कर देते हैं। बेसिकली दे वांटेड फ्रीडम, कि आप हमें एक आज़ादी दें, जो हमें हमारे जो फॉरेन रूल है उसको वो एंड करना चाह रहे थे, बिकॉज दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज, ब्रिटिश रूलर्स, एंड सो फॉर दैट पर्पस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट्स। और इसी तरह पूरे इंडिया के अंदर ये रिवोल्ट्स हो जाती हैं, और दिल्ली पे सबसे पहले कब्ज़ा किया जाता है, और बाद में जो दूसरे शहर हैं उन पर भी जो है रिवोल्ट्स स्टार्ट होती हैं। और इसके लिए दिल्ली पर पूरा कब्ज़ा कर लिया जाता है। ऑन 11 मई दिल्ली पे पूरा कब्ज़ा हो जाता है इंडियंस का। मीरठ पे तो पहले ही उन्होंने कर लिया। और बाद में क्या होता है, ये जो वॉर है उस पर इंडियंस जो ब्रिटिश जो हैं वो काबू पा लेते हैं, और जो इंडियंस जो रिबेलियंस थी उन पे वो काबू पा लेते हैं। अब ये जो फेलियर था, जो इंडियंस थे दे वर नॉट सक्सेसफुल, अपने पर्पज़ को हासिल करने में वो कामयाब नहीं हुए, और जो है ओवरकम कर लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जितनी भी रिवोल्ट्स थी, ब्रिटिश आर्मी ने उन पर काबू पा लिया। अब इस फेलियर जो फेलियर मिला उसके कॉजेज़ क्या थे, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये जो रिवोल्ट थी ये तो मिलिट्री रिवोल्ट स्टार्ट हो गई इमीडिएटली। ये स्टार्ट होती है मिलिट्री रिवोल्ट जो है वो स्टार्ट होती है 11 मई को। 11 मई को ये मिलिट्री रिवोल्ट स्टार्ट होती है। लेकिन जो पहले प्लान किया गया था वो ये प्लान किया गया था कि 31 मई को जो है ये रिवोल्ट स्टार्ट होगी। दिस वाज द प्लान कि 31 मई को हम ये रिवोल्ट स्टार्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू मेलिसन एंड विल्सन, दीज वर द एक्सपर्ट्स, ब्रिटिश एक्सपर्ट्स, उन्होंने कहा कि अगर ये वॉर 31 मई को अकॉर्डिंग टू प्लान स्टार्ट होती, पहले इसकी शुरुआत 11 मई को ना होती, सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी माइट नॉट हैव बीन एबल कि वो इस वॉर को ओवरकम कर लेते। तो दिस वाज द रीज़न कि ये जो चेंजेस इन प्लान्स हुए कि एक इमीडिएटली वॉर इरप्ट हो गई मिलिट्री रिवोल्ट की वजह से। अदरवाइज दे वर प्लानिंग टू स्टार्ट द वॉर ऑन 31 मई। उसके बाद दिस डिसयूनिटी, अब इंडियंस जो थे उनके अंदर यूनिटी नहीं थी। ये वॉर स्टार्ट तो हुई, लेकिन जो सिक्स थे दे स्टार्टेड हेल्पिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प करना शुरू कर दी। अब अगर यूनिटी होती, सारे मिलकर अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट खड़े होते, सो दिस वाज नॉट पॉसिबल। यूनिटी तो पहले भी नहीं थी जिसकी वजह से फॉरेनर्स आके रूल कर रहे थे, लेकिन अगर बाद में यूनिटी कर लेते फिर भी जो है इस रिवोल्ट में वो कामयाब हो जाते हैं। लेकिन और बाद में सिक्स जो हैं वो गद्दारी करते हैं। वो गद्दारी इसलिए करते हैं, दे हेल्प्ड इकोनॉमिकली, और उन्होंने मिलिट्री भी दी, फाइनेंशियली दे हेल्प ईस्ट इंडिया कंपनी। और जिंद और पटियाला की जो स्टेट्स थी सिक्स की, उन्होंने हेल्प की। किसकी हेल्प की? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प की, और उन्होंने अपनी आर्मी भी प्रोवाइड की, और उन्होंने अपनी जो है
फाइनेंशियली भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प की, जिसकी वजह से दे वर एबल कि उन्होंने ओवरकम कर लिया इन सारी रिवोल्ट्स को। एब्सेंस ऑफ एक्टिव एंड एफिशिएंट लीडर। अब जो बहादुर शाह जफ़र थे, जो लीडर कहला रहे थे इस वॉर के, ही वॉज ऑलमोस्ट 80 प्लस, तो ही वॉज नॉट एंथुसियस्टिक कि वो लीड कर सकें, वो अपनी जो आर्मी है उसमें एक जज्बा फूंक सकें कि वो जज्बे के साथ लड़ें। तो जो रूलर था वो इस तरह नहीं था कि वो बैटल में जाके खुद लड़ता। सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस ऑफ द फेलियर्स ऑफ द मुस्लिम्स के एक्टिव और एफिशिएंट रूलर नहीं था। और बाद में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, इट इज़ सेड दैट इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज सेव्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक वायर। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर टेलीग्राम स्टार्ट किया था। अब टेलीग्राम में क्या था कि जो वो अपनी न्यूज़ थे वो फैलाना चाह रहे थे तो वो जल्दी से फैल जाती थी। अब ये जो कंडीशन थी कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट जो था वो पूरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, इंडियंस के हाथ में इतना कुछ नहीं था। अब वो जो उनके मैसेजेस थे वॉर के, वो जल्दी टेलीग्राम के थ्रू पहुंच गए। जहाँ पर टेलीग्राम नहीं था तो वो पर्सनली सोल्जर्स जो थे उन्होंने मैसेजेस फैला दिए अदर सिटीज़ की तरफ के, दिस रिवोल्ट हैज़ स्टार्टेड। और ट्रांसपोर्ट का जो रोड्स वगैरह थे वो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे। सो दिस वाज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप के पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट नहीं है और आप एक वॉर नहीं जीत सकते हैं। तो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द मेन रीजंस। और जो है मुसलमानों की इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ही ख़राब थी। अब जो सोल्जर्स दिल्ली में आए थे बहादुर शाह जफ़र के पास, तो उनके पास सोर्सेज नहीं थे कि वो उन सोल्जर्स की फाइनेंशियली हेल्प करें। दे वर इल इक्विप्ड, उनके पास कोई हथियार वगैरह भी सही से नहीं थे, कोई वेपन्स नहीं थे। उसके बाद आपको फाइनेंशियली बहुत सारी नीड्स होती हैं जो वो पूरी नहीं कर पा रहे थे। सो दिस वाज अगेन नॉट पॉसिबल कि आप एक वॉर फाइट करें, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। अगर हम इसके बरक्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देखें, सो दे हैड मैनी रिसोर्सेज, उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे और ये दे वर वेल इक्विप्ड, इकोनॉमी उनकी स्ट्रॉन्ग थी और फाइनेंशियली दे वर हेल्ड बाय सिख्स, तो सिखों ने भी उनकी मदद की थी। सो दीज वर द रीजंस जिनकी वजह से ये वॉर जो है एक फेलियर कहलाती है। नाउ लेट्स डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे इस वॉर के बाद? ये वॉर तो ख़त्म हो गई, लेकिन ये वॉर में फेलियर हुआ और फेलियर के बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे जो इंडियंस को फेस करना पड़े? सबसे पहले फॉल ऑफ नॉमिनल मुग़ल रूल। जो मुग़ल रूल रेड फोर्ट के अंदर बहादुर शाह जफ़र थे उनको अरेस्ट कर लिया एंड ही वाज डिपोर्टेड टू द रंगून। रंगून जो है बर्मा का जो एरिया है वहाँ पर उसे भेज दिया गया और उसे प्रिजन कर लिया। उसके जो दो बेटे थे उनको मार दिया गया था। और उसके बाद ये जो है नॉमिनल नाम निहाद का जो एक मुग़ल रूल था वो पहले ख़त्म हो चुका था, लेकिन नाम में तो वो रूलर्स थे, तो वो भी एंड हो गया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद। डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन, पहले ये होता था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी इंडिया के ऊपर, लेकिन बाद में क्या हुआ, ब्रिटिश क्राउन जो है वो उन्होंने डायरेक्ट रूल कर दिया और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो है वो एक उन्होंने भेज दिया। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब इंडिया को रूल नहीं करेगी, बल्कि जो इंग्लैंड के रूलर्स हैं वो डायरेक्टली रूल करेंगे इंडिया के ऊपर। और एबोलिशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स दी थी उन्होंने कि हम टेरिटरीज़ को एक्सपेंड करेंगे, यानी एक्सपेंशन की जो पॉलिसी थी वो भी ख़त्म हो गई इनकी। अब बाद में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिएक्शनरी एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश टुवर्ड मुसलमानों के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों का बहुत ही बुरा सलूक था, बिकॉज ब्रिटेन थॉट दैट मुस्लिम्स वर द रीज़न ऑफ दैट वॉर। हालांकि इस तरह नहीं था, पर क्योंकि लीडर एक मुसलमान था बहादुर शाह जफ़र और उन्होंने मुसलमानों से ही हुकूमत छीनी थी अंग्रेज़ों ने, सो दे थॉट दैट मुस्लिम्स वर द रीज़न ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और दैट रिवोल्ट 1957। और उसके बाद दे स्टार्ट टारगेटिंग मुस्लिम। उन्होंने जो है कुछ थोड़ी बहुत पोस्ट थी गवर्नमेंट के अंदर जो मुस्लिम्स की, उनको भी ख़त्म कर दिया। तो जो थोड़ी बहुत पोस्ट थी मुसलमानों के पास गवर्नमेंट के अंदर उनको भी छीन लिया एंड दे फाइनेंशियली इवन स्टार्टेड टारगेटिंग मोर, और मुसलमानों को उन्होंने ज़्यादा टारगेट करना शुरू कर दिया। एंड मुस्लिम्स वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट देयर सिचुएशन कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जो है वो खो दी है। एंड सो दिस वाज द रिएक्शनरी एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश टुवर्ड्स मुस्लिम। और उसके बाद इंस्पायर्ड जेन्युइन नेशनल मूवमेंट। अब ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो एंड होता है और ब्रिटिश क्राउन रूल करता है डायरेक्टली, सो इंडियंस थॉट कि अब हम अपने राइट्स के लिए फ़ाइट कर सकते हैं। सो उन्होंने नेशनल मूवमेंट्स स्टार्ट कर दी कि हम अपने राइट्स के लिए अब फ़ाइट करेंगे, क्योंकि कुछ रिजल्ट्स मिले थे। अब कंपनी अब रूल नहीं कर रही थी, तो देयर वाज द पर्पस कि हम इस लैंड को थोड़ा बहुत सर्व करेंगे। ब्रिटेन का ये पर्पस अब होना चाहिए था। सो इंडियंस को ये माइंड में आ गया कि हम अपने राइट्स के लिए अब उठ सकते हैं। एंड सो दिस वाज द स्टार्ट ऑफ द नेशनल मूवमेंट एंड इन 1947 दे वर सक्सेसफुल इन गेटिंग द इंडिपेंडेंस। और इसी तरह
ये थी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. सो आई होप यू लाइक माई लेक्चर. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.